न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले तो ये देखने का प्रयास किया था कि किस तरह से भारत में ऐसी क्या परिस्थिति थी जिस कारण से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना शुरू किया हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन से ऐसे चेंजेस थे जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत या फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या ऐसे रिफॉर्म क्या क्या किए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म क्या किया गया और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म क्या किया गया। अब ये सब रिफॉर्म को पढ़ने के बाद अब हम एक टारगेटेड टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि बैंकिंग जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करना उस समय बहुत जरूरी हो गया था और इस कारण से जैसे ही ये रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू हुई तो 1991 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नरसिंघम कमेटी, और इस कमेटी ने 1991 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने 1991 में ये जो रिपोर्ट दी गई उसमें उन्होंने कई चीजों पर ध्यान आकृष्ट किया। पहली चीज तो ये कि भाई बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा, बैंकों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना पड़ेगा। ये सब चीजों को उसमें लाया। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट था, यानी गवर्नमेंट को कर्ज देने वाली जो संस्थाएं थी, उनके बारे में भी अपने रिकमेंडेशन दिया इन्होंने। फिर स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में जो चेंजेस लाना था उसके बारे में भी बोला, और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी इन्होंने चेंजेस लाने का रिकमेंडेशन किया। तो ये शुरुआती जो है रिकमेंडेशंस थे जो नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट के रूप में आया। बाद में 1998 में एक बार पुनः ये नरसिंघम महोदय के कंट्रोल में ही एक और कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो है जब दूसरी बार गठित हुआ तो 1998 में रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बैंक के साइज यानी बैंकों का आकार कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द बैंक्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR के बारे में बहुत स्पेसिफिक बातें बताई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसलिए खास बात थी क्योंकि बैंकों की स्थिति जो थी वो मजबूत होनी चाहिए। बैंकों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ घाटा हो भी जाता है, अगर NPA बढ़ भी जाता है तो इससे जनता की जो पूंजी बैंकों में लगी हुई है उस पर उसका असर ना पड़े। तो इसीलिए जो सेकेंड नरसिंघम कमेटी बनी थी उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन रिफॉर्म की प्रोसेस अभी रुकी नहीं है, ये सब चलता रहेगा। तो रिफॉर्म जो है ये नरसिंघम कमेटी 1, नरसिंघम कमेटी 2, फिर कुछ और भी कमिटीज बीच में आई, जैसे दामोदरन कमेटी एक बनी, वो उन्होंने भी बैंकों में रिफॉर्म के लिए बताया कि भाई कस्टमर सर्विसेज और ग्रीवेंस रिड्रेसल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि उससे पहले ये था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विसेज के पर अटेंशन पे नहीं करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो दामोदरन कमेटी 2011 की जो कमेटी थी उन्होंने बोला कि कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट। लोग जब बैंक में आए तो उनको ये लगना चाहिए कि ये हमारा बैंक है, यहाँ पर हमारा पैसा है और ये जो बैंक है ये हमारे पैसे को सुरक्षित भी रख रहे हैं और साथ ही साथ जो जरूरत हमारी सर्विसेज की है वो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैंकों में इससे विश्वास बढ़ेगा। और ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर उसके बावजूद भी कस्टमर्स को कोई ग्रीवेंस होता है, कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत रिड्रेशन निराकरण भी होना चाहिए। अब देखिए ये कमिटीज जो है बीच बीच में फ्रेम होती जा रही है, बनती जा रही है और वो कुछ कुछ रिकमेंडेशन करते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते जाएंगे। फिर एक नचिकेत मोर कमेटी बनी, नचिकेत मोर कमेटी 2013 में। इन्होंने भी एक नई चीज बोली कि भाई इतना बड़ा देश है हमारा, तो अगर हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोगों को वित्तीय समावेशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, तो जितने भी एडल्ट हैं यानी 18 साल या उससे
से उम्र के जो भी लोग हमारे देश में हैं उन सबका अकाउंट होना चाहिए, सबका खाता होना चाहिए बैंकों में। और 2016 तक का उन्होंने जो है एक डेट भी तय कर दी कि 2016 से पहले हमारे देश में हर एक युवा 18 साल या उससे अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उन सबका अकाउंट होना चाहिए। ये भी एक बहुत बेहतर सोच थी। फिर एक कमेटी बनी, दीपक मोहंती कमेटी। दीपक मोहंती कमेटी जो थी वो 2015 में बनी थी और उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में स्पेसिफिक बताया कि बैंक जो है, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं, वो लोगों को वित्तीय समावेशन में, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे बैंक में हो रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहे हैं, या वित्तीय क्षेत्र में जो भी चेंज हो रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो आर्थिक प्रभाव है, आर्थिक सकारात्मक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिक पॉजिटिव इंपैक्ट, वो हर एक व्यक्ति पर पड़ना चाहिए, चाहे वो कमजोर से कमजोर आर्थिक स्थिति का व्यक्ति क्यों ना हो, और इस तरह से उसकी भूमिका आर्थिक क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनका मकसद था और इसके लिए इन्होंने ये बोला कि भाई अकाउंट जो है सभी लोगों का होना चाहिए। इसी बीच एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने जितने भी लोग थे, चाहे वो रूरल सेक्टर में हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, जो बैंकों में खाता खोलने का सोचते भी नहीं थे, अकाउंट खोलने का, उन सबको एक मौका दिया कि आप बैंकों में खाता खोलिए और इसके लिए सारी सुविधाएं बैंकों को उपलब्ध कराने का उन्होंने जो है एक रिकमेंडेशन किया, बोला, और वो हुआ भी। जो खाता खोलने की व्यवस्था की गई उसमें कहा गया नो फ्रिल अकाउंट। कैसा अकाउंट होगा? नो फ्रिल अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट खोला जाएगा वो जो जीरो बैलेंस पर होगा और उसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन अकाउंट बंद भी नहीं होगा। आप जो है थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन भी अगर कर लेते हैं कुछ समय में तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। ऐसे अकाउंट को कहते हैं नो फ्रिल अकाउंट। इतना ही नहीं, उसमें यह भी कहा कि उनको जो है रुपे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड यानी बैंक में कहीं भी, जबकि वो बहुत खराब स्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति है और उसका अगर बैंक अकाउंट है, जनधन खाता है, और उसके अकाउंट में अगर 500, 1000, 2000 रुपए या 200, 500 रुपए भी पड़े हैं तो रुपे कार्ड से वो उसको विड्रॉ कर सकता है। ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का तरीका हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर कोई व्यक्ति अपने जनधन खाते को अच्छी तरह से चला रहे हैं तो उनको 5000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई, और साथ में कुछ इंश्योरेंस, यानी कि अगर दुर्घटनावश किसी की मृत्यु या कोई स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कवर भी इस खाते के थ्रू दिया गया। और साथ ही साथ एक नारा दिया गया, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो देखिए ये सब जो बातें आपको बताई गई है वो इसलिए कि बैंकिंग सेक्टर में यहां पर रिफॉर्म की चर्चा हम कर रहे हैं कि बैंकिंग जो प्रणाली थी हमारी वो कैसी थी और उसमें क्या बदलाव आए समय के साथ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद जब फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, जब लाइसेंसिंग की प्रणाली में चेंज हुआ, जब रेवेन्यू का जो हमारा सिस्टम था, टैक्स का जो सिस्टम था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिस्टम था, वो सारी चीजों में चेंजेस हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर उससे कैसे बच सकते थे। लेकिन उस विषय पर और गहराई से जाने से पहले थोड़ी वो स्थिति को भी देख लेते हैं कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट शुरू हुआ था तो शुरुआती समय में क्या स्थिति थी। तो देखिए एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया यहाँ पर, एक 1997 में एक समस्या खड़ी हो गई थी, वो ईस्ट एशियन क्राइसिस कहलाता है, यानी कि पूर्वी एशियाई संकट 1997। अब ऐसे उदाहरणों से हमें सीखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल में मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था कि फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि
जो हमारा जो नेबर होता है यानी रीजनल फैक्टर, वहां पे हमने जिक्र किया था रीजनल फैक्टर, यानी कि जो हमारे आसपास के देश हैं और जो हमारे रीजन है वो भी इकोनॉमिकली हमें प्रभावित करता है। और देखिए यहाँ पर ये साबित होता है एग्जाम्पल से कि 1997 में समस्या हुई कहां पर, थाईलैंड में। थाईलैंड में प्रॉब्लम क्या हुआ, थाई बहत, थाईलैंड की जो मुद्रा थी उसको बहत कहते थे, तो थाई बहत जो है उसकी कीमत डिवैल्यूएट होते 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 इतनी गिर गई कि उनके देश में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया। मतलब उनके पास इतना कैपिटल भी नहीं बचा कि वो अपने देश को कुछ दिनों तक चला सके। उसको कहते हैं द ईस्ट एशियन क्राइसिस। आप बोलेंगे सर ये थाईलैंड की प्रॉब्लम थी, उससे भारत को क्या करना, मलेशिया को क्या करना, सिंगापुर को क्या करना, ऐसा नहीं है। थाईलैंड के इस संकट का असर ईस्ट एशियन कंट्रीज में तमाम देशों पर पड़ा, मलेशिया पर भी पड़ा, सिंगापुर पर भी पड़ा, आसपास के और भी देशों चाइना पर भी पड़ा, फिलीपींस पर भी पड़ा और अंत में भारत पर भी पड़ा। तो भारत ने इससे सीख ली, इससे लर्निंग जो है इंडिया की इकोनॉमिक सेक्टर की लर्निंग बढ़ी, क्योंकि हम नए नए थे। 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी और हमने ये सीख ली कि हमारा बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत बैंकिंग क्षेत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो संकट आया था वो बैंकिंग सेक्टर से ही क्रिएट हुआ था। बैंकरप्ट हो गए थे वहां पर। बैंकरप्ट का मतलब उनके पास, बैंकों के पास इतना कैपिटल नहीं था, इतनी पूंजी नहीं थी कि सरकार को कर्ज दे सके और सरकार जो है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम जो वित्तीय संस्थान, वैश्विक संस्थान थे, उन कर्जों को दे सके। तो बैंकरप्सी की स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि करेंसी फ्लाइट, वहां पर जो डॉलर था यानी जो करेंसी थी वहां पर जो जिससे कि वो विदेशों से आयात वगैरह करते थे, वो करेंसी उनके पास नहीं बची तो आयात नहीं कर पाते थे। तो भुगतान संतुलन की इतनी खराब स्थिति पैदा हो गई कि वो न तो आयात कर पा रहे थे, न निर्यात कर पा रहे थे, न ही वो जो है बैंकों से कर्ज ले पा रहे थे, और देश जो थाईलैंड जो है उनकी स्थिति खराब हो गई। इसका असर क्या हुआ? आसपास के तमाम देशों पर पड़ा। आसपास के जो देश थे, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, उनसे उनका भी आयात कम, उनका भी निर्यात कम हो गया, है ना, उन एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो उस थाईलैंड में जो उन देश के रहने वाली जो कंपनियां थी वो भी वहां से पलायन करने लगी। तो आसपास के सारे देशों में एक संकट पैदा हो गया। तो इसीलिए भारत ने ये तय किया उसी समय 1997 में कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर हमने बताया कि दिस क्राइसिस हाइटेंड स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। ये जो क्राइसिस हुआ इसने ये साबित किया कि हमारी बैंकिंग प्रणाली बहुत मजबूत होना चाहिए, एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और साथ ही साथ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें चाहिए, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें इसके लिए भी बैंकों की मजबूती जरूरी है। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होगा? तो जैसे एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को रोजगार देने की स्थिति, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति, इन्फ्लेशन, है ना, मुद्रास्फीति की स्थिति को समझना, नेशनल इनकम, हमारा राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगा इसके बारे में, और ट्रेड साइकिल के बारे में स्टडी करना। और ये सब चीजें तभी बेहतर हो पाएगी जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी? जब हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। तो ये एग्जाम्पल है इसलिए कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम रिफॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर क्यों रिफॉर्म करना है हमको? रिफॉर्म इसलिए करना है क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर कमजोर होगा तो ऐसी समस्या भारत में भी आ सकती है। तो इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और साथ ही साथ जो है करेंसी फ्लाइट को रोकने के लिए, बैंकरप्सी को रोकने के लिए, इन सब चीजों से हमें सीख लेते हुए बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना है। लेकिन मजबूत था नहीं उस समय। अगर 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 तक जाते तो सुधार की प्रक्रिया ही चल रही थी, अभी उतना मजबूत था नहीं, बहुत सी कमियां थी। क्या कमियां थी? तो देखिए एक पॉइंट यहां पर हम बता रहे हैं आपको। कमियां ये थी कि India's commercial banking system in 1991 had many problems. Number one, financial repression। मतलब
रिप्रेशन का मतलब ये है कि भारत सरकार जो थी वो बहुत कम ब्याज दर पर बैंकों से क्या करती थी, उधार लेती थी, बहुत ही कम ब्याज दर पर। फाइनेंशियल रिप्रेशन होता था, यानी बैंकों पर दबाव रहता था कि आप तो आपके पास जो पैसा है वो क्या करोगे रख के, आप हमें दो, हम उसको जो है जनता में खर्च करेंगे, उसको सब्सिडी देंगे, सोशल सेक्टर में खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, और इसके लिए बैंकों से कर्ज ले लेते थे। अब बैंकों के पास कितना पैसा है इसके बारे में ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं थी, बस हमें कर्ज चाहिए। फिर क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये भी देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होता था, सरकार ने बोला इतना ही इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा ही ब्याज पर आप किसी को पैसा नहीं देंगे, इससे कम ब्याज दर नहीं रखेंगे। जो सरकार तय कर देती थी, वित्तीय जो हमारा जो सिस्टम था, चाहे आरबीआई हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, जो उन्होंने तय कर दिया वो बैंकों को इंटरेस्ट तय हो जाता था। मार्केट की यानी बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप वो अपने आप को बदल नहीं सकते थे, ये भी एक दबाव रहता था बैंकों को। तो एक तो देखिए फाइनेंशियल रिप्रेशन हो गया, दूसरा कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट हो गया, तीसरी बात लार्ज रीएम्प्शन ऑफ बैंक रिसोर्सेज टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेफिसिट। लार्ज रीएम्प्शन का मतलब क्या है कि बैंकों को ये मजबूरी होती थी कि उनके पास अगर कुछ पैसा है, कुछ धन है, तो सरकार उसे जब चाहे हथिया सकती थी, ले सकती थी। रीएम्प्शन मतलब ले लेना, हथिया लेना। यानी अगर बैंकों के पास, स्टेट बैंक के पास कैपिटल है, इलाहाबाद बैंक के पास कैपिटल है, पंजाब नेशनल बैंक के पास कैपिटल है, और सरकार को लग रहा है कि यार हमें जो है बजट में डेफिसिट हो रहा है, घाटे का बजट है, यानी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, तो बैंकों से क्या करते थे, वो कैपिटल ले लेते थे, पूंजी ले लेते थे, वो घाटे को पूरा करते थे। वापस कब करेंगे पता नहीं। तो इससे बैंकों की स्थिति क्या बेहतर होने वाली है? नहीं होने वाली, इससे नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैंकों का कैपिटल ऐसे सेक्टर में खर्च हो रहा है जहां से रिटर्न बैंक को मिल नहीं पाता था। सरकार जो है वादा करके भी बैंकों को पूरा रिटर्न कर नहीं पाती थी, तो उनका एसेट क्या हो जाता था, कैपिटल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ऐसा क्यों कर पाती थी सरकार? इसलिए क्योंकि हाई एसएलआर होता था। एसएलआर जो होता था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत ऊंचा होता था। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि 38.5% तक एसएलआर था। 40%, 39%, 40%, 37%, 36%, 35% तक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता था, एसएलआर होता था। मतलब बैंकों को अपने पास जमा पूंजी का एक कैपिटल अपने पास रखना होता था। तो जब हाई एसएलआर होता था, जब बैंकों के पास जमा पूंजी ज्यादा होती थी, तो सरकार कहती थी आपके पास ये पूंजी है, आप हमें दे दीजिए, हम इसको यहाँ खर्च करेंगे, इस सोशल सेक्टर में खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, पब्लिक सेक्टर लगाएंगे, है ना। क्योंकि बैंकों की पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे, और पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकार का बैंक, सरकार का बैंक मतलब बैंकों की पूंजी सरकार की पूंजी, तो सरकार जब चाहे बैंकों से पैसा निकाल लेती थी। जिसका परिणाम ये होता था कि बैंकों की जो मजबूती है, जो स्ट्रांगनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाती थी। क्योंकि अगर बहुत सारा कर्ज अगर एनपीए में तब्दील हो जाता तो बैंक दिवालिया हो जाती। तो एसएलआर जो है वो बहुत ऊंचा था, सीआरआर भी बहुत ऊंचा था, क्योंकि ये जो है पैसा जो है बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता था, उसका रेट भी बहुत ऊंचा हुआ करता था। ये भी जो है 15%, 10%, 12% ऐसे कैश रिजर्व रेशियो होता था। इन सब कारणों से क्या हो जाता था कि बैंकों के पास पब्लिक में या इंडस्ट्रीज को कर्ज देने के लिए पैसा बहुत कम बचता था, और इस तरह से सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इन बैंकों से पैसा लेती थी, कैपिटल लेती थी, और उस पर बहुत कम इंटरेस्ट चुकाती थी, बहुत कम ब्याज बैंकों को मिल पाता था। तो बैंकों की जो मजबूती थी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो एक तो ये बातें हो गई। दूसरा ये कि जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें उस समय किसका प्रभाव ज्यादा रहा होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक का। उस समय उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी परमिशन नहीं दी गई थी, नहीं फॉरेन बैंकों को उतना परमिशन दिया गया। कुछ देसी प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, लेकिन जो ज्यादा महत्व था वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का भी था। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच अकाउंटेड 90% ऑफ टोटल बैंकिंग
सेक्टर एसेट, यानी लगभग 90% बैंकिंग सेक्टर में जो टोटल जो एसेट हुआ करता था उसका 90% किसके पास होता था? 90% जो है पब्लिक सेक्टर के पास होता था। तो इस कारण से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का पर ही पूरा प्रेशर होता था, प्राइवेट सेक्टर होते नहीं थे, फॉरेन सेक्टर होते नहीं थे, और सरकार जो थी जरूरत पड़ने पर उनसे जो रिसोर्सेज जो कैपिटल होता था वो ले लेती थी। तो बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और इससे पहले 2 बार नेशनलाइजेशन भी किया जा चुका था। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन करके सरकार ने अपना नियंत्रण जो है इस पर बढ़ा दिया था। तो 1991 के जो रिफॉर्म हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत थी, क्योंकि हमने अपनी जो नीतियां थी उसे उदार बना दिया था, लिबरल कर दिया था। इसके अलावा हमने ये भी तय कर दिया था कि अब पब्लिक सेक्टर को हम धीरे धीरे डिसइन्वेस्ट करेंगे, यानी कि अपनिवेश करेंगे, यानी उनके शेयर बेचेंगे और उसको जो है प्राइवेटाइज की दिशा में जो है हम ले जाएंगे। साथ ही साथ निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा देंगे। तो इसका असर बैंकों में भी हुआ, बैंकों में का भी विनिवेश शुरू हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, बैंकिंग सेक्टर में भी निजी क्षेत्रों का प्रवेश शुरू हुआ, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री शुरू हुई, और ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि बैंकिंग क्षेत्रों में भी विदेशी बैंकों को भी हम नहीं रोक सकते थे, क्योंकि हमने ये कह दिया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में भी कोई भी विदेशी जो बैंक है वो आकर के अपना बैंक खोल सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर भी दिखाई पड़ने लगा। फिर एक चीज आई कि भाई अगर आप लिबरल होते जा रहे हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर रहे हो विदेशों के लिए, अगर आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, तो आपको अपनी पॉलिसीज में भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी तो वो बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो क्या होंगे, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या जो अदर फॉरेन बैंक्स हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को खा जाएंगे। तो सरकार को पॉलिसी चेंजेस करने पड़े। तो अभी तक अपन ने देखा कि बैंकों की स्थिति जो थी बहुत अच्छी नहीं थी भारत में, बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर होता था, खासकर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, और सरकार जो है सोशल सेक्टर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बैंकिंग कैपिटल का, पब्लिक सेक्टर बैंकों के कैपिटल का बहुत ज्यादा यूज करते थे। अब जब रिफॉर्म करना शुरू किया तो शुरू हुआ डी कंट्रोलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये कहा उन्होंने, अब पब्लिक सेक्टर बैंकों को कहा कि भाई अब आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट जो है वो तय करिए कि आपको कितना ब्याज रखना है। हाँ, एक बेस रेट सरकार अभी भी तय कर देती है कि इससे कम ब्याज दर पर आप किसी को भी कर्ज नहीं दे सकते। दैट इज कॉल्ड द बेस रेट, या प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं, PLR। तो वो शुरुआत ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई बैंकों को कि आप देख लीजिए कि मार्केट की क्या पोजीशन है, कितने इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को कर्ज दे सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति अगर अच्छी है तो आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो डी कंट्रोल हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अभी मैंने बताया आपको कि SLR और CRR के जो रेट होते थे बहुत ज्यादा होते थे, सब लिंक है आपस में। तो लिंक करके आप समझेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे और आसानी से आंसर लिख पाएंगे। तो SLR का रिडक्शन किया, भाई 38.5% SLR हुआ करता था, उसको कम कर दिया, कम करके करते अभी जब लेटेस्ट में अभी आप देखिए, अभी जो वर्तमान में SLR कितना हो गया है, 18%। एट प्रेजेंट द SLR रेट इज 18%। अगर मई 2020 का आंकड़ा देखेंगे तो ओनली 18% SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी बैंकों को अपने पास जो कैपिटल रखना होता है रिजर्व, वो टोटल का केवल 18%। CRR को भी रिड्यूस किया, मैंने बताया कि बहुत ज्यादा था 1991, 92, 93, 94 के वर्षों में, ये 10%, 15% से कम होते होते 10% तक लाया, 9% तक लाया, बहुत हाई CRR कहलाता है। अब देखिए स्थिति क्या है, अभी जो स्थिति है ये CRR की, कैश रिजर्व रेशियो की, ये 3 कैश रिजर्व रेशियो की लगभग कितना परसेंट हो गया ये CRR, एक मिनट, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 3% तक आ गया, 3% कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए आप, कहा तो 10%, 15% और कहा 3%।
3%। कितना रिड्यूस हो गया? तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का इम्पैक्ट है कि हमने एसएलआर को कम करके कहा तो 35-38% से लाए, 25%, 25 से कम करते करते 24, अब आप देखिए 18% हो गया। सीआरआर कम होते होते जो है 3% पे आ गया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये भी एक कॉन्सेप्ट आया है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कम समय के लिए कर्ज देती है ना कॉमर्शियल बैंकों को, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। तो वो देखिए कितना है, 4%। और जब उसे बैंकों से पैसा वापस लेना होता है तो उसे 3.35% इंटरेस्ट देती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ये बैंक रेट है ना। बैंक रेट मतलब जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक है उनको कर्ज देती है, वो भी देखिए कितना कम हो गया, 4.65%। इसी कारण जब आप बैंक में अपना कैपिटल जमा, अपना पैसा जमा करने जाते हैं तो आपको 5%, 6%, 7% तक ब्याज मिलता है। कर्ज लेने जाते हैं वो भी आपको सस्ता मिलता है, 8%, 9%, 10% तक कर्ज मिल जाता है आपको। तो पैसा जमा करने पर ब्याज भी कम हो गया और जब कर्ज लेने जाते हैं बैंकों में वो भी कम हो गया। तो ये सब चेंजेस आए क्यों? क्योंकि ये रिफॉर्म होते रहे और ये रिफॉर्म के कारण बैंकों का ब्याज दर भी धीरे धीरे कम होता चला गया। अब जब ब्याज दर कम हो गया तो स्वाभाविक है बाजार में क्या बढ़ गई, लिक्विडिटी, तरलता बढ़ गई। उद्योगों के लिए पूंजी कैपिटल ज्यादा उपलब्ध होने लगे, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा। बैंक जो है कर्ज देने के जो उनके नॉर्म्स थे, जो तौर तरीके थे, उसमें भी कमी आ गई। और सीआरआर, एसएलआर के कम होने के कारण क्या हो गया कि रिजर्व जो पैसा बैंकों का होता था वो कम हो गया और लोगों को देने के लिए, कर्ज देने के लिए, उद्योगों को कर्ज देने के लिए या बाजार में पैसे को फ्लो करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होने लगा। तो इस तरह से ये चेंजेस होते चले गए। अब कुछ और भी चेंजेस किए, जैसे धीरे धीरे अब शुरुआत में ये होता था कि कॉमर्शियल क्रेडिट यानी जो व्यावसायिक जो क्रेडिट देते थे, तो ज्यादातर क्रेडिट ये नियम बनाया गया कि आप जो है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर के लिए कहा गया कि आप स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है कम से कम जितना आप कर्ज बांटते हैं उसका 40% इन लोगों को दीजिए। तो इससे क्या होगा, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को जो है ग्रो होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगा और उससे इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी। और उसी तरह के नियम फॉरेन बैंक्स के लिए भी बना दिए, क्योंकि फॉरेन बैंक्स ज्यादातर अर्बन एरियाज में थे। तो उनको यह कहा गया कि ठीक है, आप रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कर्ज नहीं दे सकते, तो आप कम से कम ऐसा करिए कि आप अगर टोटल जितना भी आप करते हैं, जितना भी आप कर्ज देते हैं, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और स्मॉल सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो अर्बन एरियाज में है, उनको बढ़ावा देने के लिए आप अपना जो है कर्ज दीजिए। अब इस तरह से ये चेंजेस होते चले गए। फिर और क्या चेंजेस किया इन्होंने, देखिए आरबीआई जो है उसको लगा कि अब ये कॉमर्शियल बैंकों पर हमको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो आरबीआई की निगरानी बढ़ानी भी जरूरी थी और आरबीआई एक फैसिलिटेटर की तरह काम करने लगा। आरबीआई जो है ये नहीं कि खाली बैंकों को नियंत्रण और निगरानी रखने का, उनकी जरूरत क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है, उनकी जो है मार्केट में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिचुएशन को समझा और चेंजेस करने लगे। तो इसके लिए उन्होंने एक बनाया, एस्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन विथ एन एडवाइजरी काउंसिल। ये आरबीआई का एक ब्रांच बनाया उन्होंने कि वहां पर स्पेशली बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन विथ एन एडवाइजरी काउंसिल, ये जो है आरबीआई का एक हिस्सा बन गया। और इनका काम ये होता था कि ये रिपोर्ट लेते थे, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते थे उनसे वो रिपोर्ट लेते थे और उस रिपोर्ट के आधार पर ये तय करते थे कि बैंकों की स्थिति कैसी है। तो यहां देखिए, अच्छा वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ पर, कैमल। वो जो रिपोर्ट होता था उसको कैमल कहा जाता था, CAMEL। तो कैमल का मतलब क्या होता है, कैमल का मतलब होता है यहाँ पर जो कैमल मीन्स कैमल अप्रोच। तो कैमल अप्रोच का मतलब ये हो गया कि कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल C मतलब कैपिटल एडिक्वेसी, A मतलब एसेट क्वालिटी, एसेट की क्वालिटी क्या है, M मतलब मैनेजमेंट अर्निंग,
ठीक है, और एल मतलब लिक्विडिटी एंड सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट, इसको कहते हैं असेसमेंट। तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल जो सुपरविजन विथ एडवाइजरी काउंसिल वाली जो बॉडी थी, वो कॉमर्शियल बैंकों पर निगरानी रखने लगी। कैसे निगरानी रखती थी? तो ये देखती थी कि भाई कैपिटल एडिक्वेसी, यानी आपके पास पर्याप्त पूंजी है कि नहीं। ऐसा तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कर्ज तो देते जा रहे हो हजारों करोड़ में और आपके पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इतना रिजर्व कैपिटल होना चाहिए कि अगर जिन लोगों ने आपके बैंक में पैसा जमा किए हैं, अगर वो सब लोग एक ही दिन में आ जाएं तो आप उन्हें रिटर्न कर सकें, जिससे बैंकों का भरोसा बना रहे। तो कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी है। एसेट क्वालिटी, आपने जो कर्ज दिया है या जिस सेक्टर में आपने निवेश किया हुआ है उसकी एसेट की क्वालिटी क्या है, किस सेक्टर में आपने निवेश किया है, अच्छे सेक्टर में किया है वो, अगर अच्छा सेक्टर नहीं है, अगर वो बहुत वोलेटाइल सेक्टर है तो क्वालिटी नहीं हो मानी जाएगी अच्छी। तो एसेट क्वालिटी। मैनेजमेंट अर्निंग, अर्निंग क्या हो रही है आपकी, आप कमा रहे हो या घाटे में जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली चीज है, कंट्रोल करना पड़ेगा। लिक्विडिटी एंड सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट, आपके पास लिक्विडिटी कितनी, कितना आप लोगों को बांट सकते हो, कर्ज दे सकते हो, तो लिक्विडिटी के बारे में भी आ गया। तो लिक्विडिटी एंड सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट, कितना रिस्क आप ले सकते हो। तो देखिए इतने सारे जो है कैमल के माध्यम से रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक मापदंड तय कर दिया कि आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बहुत सिस्टम से चलना पड़ेगा। रिस्क लेने की क्षमता, कैपिटल एडिक्वेसी, है ना, अर्निंग पावर, है ना, ये सब चीजों, एसेट क्वालिटी, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि 1991 से पहले जो होता था कि भाई कैपिटल है ही नहीं, कर्ज दिए जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है कहां पैसा लगा रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं, कहां कैपिटल यूज हो रहा है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भी कोशिश की गई। इन 2003 द करेक्टिव एक्शन टेकन द बैंक फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ CAR, ऐसे बैंक जिनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम था। CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का सामान्य अर्थ क्या होता है कि बैंक, ऐसे बैंक कि बैंकों के पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि अगर कोई इकोनॉमिक शॉक लगे, इकोनॉमिक शॉक मतलब अगर कोई घाटा हो जाए, कोई बड़ा कैपिटल अगर एकदम वापस ना आए, कोई NPA बढ़ने लग जाए, तो वो उस शॉक को झेल सके, मतलब वो उससे उसको कोई नुकसान ना हो और उसकी विश्वसनीयता कम नहीं हो। यानी ऐसा कभी नहीं हो कि कोई बैंक के पास जाए कि भाई मेरा पैसा वापस कर दीजिए और बैंक बोले मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो यही चेक करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर भी ध्यान दिया गया कि हमेशा आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप किसी भी तरह के शॉक को बर्दाश्त कर सको। तो इस तरह से, और फिर ये NPA के ऊपर भी एक बहुत, NPA बहुत बड़ी समस्या बैंकों की आज भी बनी हुई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले भी बहुत ज्यादा थी, और बहुत ज्यादा क्योंकि जब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर निवेश होता था तो रिटर्न जो है बहुत मुश्किल हो जाता था, तो और समय पर रिटर्न नहीं होता था। जो बड़े इंडस्ट्रीज को कर्ज दिए जाते थे उसमें भी बहुत सी जगहों पर यह समस्या आई। तो NPA का बढ़ता जाना बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बन गई। तो इसीलिए इसमें सुधार धीरे धीरे किया जाने लगा, और लास्ट में आते आते 2018 में एक सुनील मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट सशक्त, और इसके माध्यम से जो है NPA को कम करने की कोशिश की गई। मतलब क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर कम होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने या किसी इंडस्ट्री ने, किसी संस्था ने कर्ज लिया और वो कर्ज की जो मूलधन और ब्याज दर है वो एक सर्टेन जो टाइम रहता है वो वापस नहीं कर रहे। अब वो वापस जो पर्टिकुलर डेट रहता है उसमें वापस करना चाहिए। उसके बाद 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, तीसरा महीना भी बीत गया, तो बैंक क्या करेगी, उसको बोलेगी भैया ये NPA हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है। मतलब ये है कि ये पैसा, इसमें कुछ खतरा है, आ क्यों नहीं रहा है ये पैसा, मूलधन भी नहीं आ रहा है, ब्याज भी नहीं आ रहा है, तो ये तो समस्या है। तो बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो NPA को कम करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है हो गई, और धीरे धीरे इस पर भी बहुत ध्यान दिए जाने लगा। और इसी कारण से एक एक्ट भी बनाया गया जिसका नाम था सरफेसी एक्ट,
एनपीए को कम करने के लिए सरफेसी एक्ट भी बनाया गया। सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन of financial assets and enforcement of security interest act 2002, securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002, इसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट। उसका मकसद ही यही था कि जो एनपीए जो बढ़ता जा रहा है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे वापस लाएंगे, उसके लिए किस किस तरह से कंपनियां बनाएंगे। तो बहुत सारे इस क्षेत्र में रिफॉर्म हुए और एनपीए के लिए भी काम किया गया और उसमें भी सुधार धीरे धीरे देखने को मिला। अब बैंकिंग सेक्टर जो है इंप्रूव होते गया, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती गई, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, और इन सब चीजों का अल्टीमेटली फायदा बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा हुआ। बैंकिंग सेक्टर को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिसका फायदा हम लोग भी एज ए पब्लिक उठा रहे हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम, आपको मन हुआ कि आप जो है दिल्ली में बैठे हैं, आपका अकाउंट भोपाल में है, लेकिन आप जो है कोर बैंकिंग सिस्टम से दिल्ली के किसी भी उस बैंक के ब्रांच में जाकर के बैंकिंग सुविधा आपको मिल जाती है, बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है। मोबाइल बैंकिंग, आप कहीं से भी बैठ करके मोबाइल के जरिए लोगों को पैसा भेज देते हैं या पैसा मंगा लेते हैं। कैसे संभव होता है? मोबाइल बैंकिंग से। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक बैंक की सारी ब्रांचेस कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहीं भी बैठ करके आप सुविधा प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये कोर बैंकिंग सिस्टम, दिस इज द लेटेस्ट रिफॉर्म मेड इन द बैंकिंग सिस्टम। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये रिफॉर्म आया, क्योंकि हमने देखा कि विदेशी बैंक भी आए, प्राइवेट बैंक भी आए, और वो सब नई टेक्नोलॉजी के साथ आए। तो पब्लिक सेक्टर को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन, अब बैंकों में क्या बढ़ गया? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ गया। अब जैसे एक आंकड़े के मुताबिक बताएं कि इससे पहले, ये रिफॉर्म से पहले जो है बहुत कम प्राइवेट सेक्टर बैंक होते थे, लेकिन जैसे ही रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन आया, तो बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को कहा गया, प्राइवेट जो लोग थे, उद्योगपति थे, उन्होंने कहा हम भी बैंक खोलेंगे, तो उन्हें परमिशन मिल गई, हाँ खोलिए बैंक। और ऐसे तमाम प्राइवेट बैंक्स जो है खोले गए और 1993 तक 23 प्राइवेट जो है बैंक्स जो है भारत में खुल चुके थे। और उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत से प्राइवेट बैंक्स खुले। फॉरेन बैंक्स, ये भी आपको समझ में आएगा कि अब हमने कहा ग्लोबलाइजेशन, तो हमने विदेशी बैंकों को भी इजाजत दे दी कि आप खोल लीजिए बैंक, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अभी भारत में कितने सारे विदेशी बैंक हैं। हमारे देश में एक तो बैंक है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, 96 ब्रांचेस थी इसकी कुछ सालों तक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। HSBC लिमिटेड 50 शाखाएं थी, सिटी बैंक 42 शाखाएं थी, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड NB, इसकी भी कुछ शाखाएं भारत में थी। तो अब क्या हो गया? फॉरेन बैंक भी आ गए, प्राइवेट बैंक भी आ गए और पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ गए। तो अब बैंकों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो हमने पहले ही बताया था ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के दौरान कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक मकसद ये भी हुआ करता था कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा गुणवत्ता को बढ़ाना। तो गुणवत्ता जो है बैंकिंग सेक्टर में बढ़ाने के लिए ये सब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि भाई पहले 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में चेक एंड कैश होते थे, और आजकल देखिए आप नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2005 में शुरू हुआ। आप अभी भेजिए पैसा, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या शाम तक पहुंच जाएगा। यानी कि आप 8-10 घंटे में ये जो है आप कहीं पैसा जो है तुरंत इमीडिएट आप कहीं भी भेज सकते हैं। आरटीजीएस अगर बड़ा अमाउंट है, अब ये चूंकि चेंज होता रहता है, जैसे नेफ्ट का अमाउंट थोड़ा छोटा रहता है, आरटीजीएस उसी का बड़ा रूप है। बड़ा एक अमाउंट है, इससे भेज सकते हैं आप, और तुरंत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसे ये भेजा जाएगा, आरबीआई उसको क्लियरेंस कर देगा और तुरंत जिस खाते में आपने भेजा है वहां पहुंच जाएगा। आरटीजीएस आजकल वर्तमान में बहुत सारे विभागों के जो कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, बैंकों के, LIC के
और भी दूसरे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों का वेतन ये आरटीजीएस से जाता है। आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, आप नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से पैसा भेजते हैं। लेकिन यह है कि आरबीआई इन सब चीजों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे चेंजेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस, कंप्यूटर और इंटरनेट जो है चेंजेस इसमें आए। अब यह है कि एक रिजर्व बैंक ने 2016 में एक देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया। बैंकिंग सेक्टर पर निगरानी रखने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी, चूंकि बैंकों को मजबूत करना मैंने पहले ही बताया सरकार की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर बैंक कमजोर होंगे तो जरूरत पड़ने पर जो उनको पैसा चाहिए सोशल सेक्टर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या किसी भी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, तो कहां से दे पाएंगे। तो मजबूत बैंक मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होता है। तो सरकार ने वो किया, सरकार ने क्या कोशिश की, देखिए एक इंद्रधनुष प्लान फॉर बैंकिंग सेक्टर लाया। इंद्रधनुष प्लान फॉर बैंकिंग सेक्टर, इसमें एनपीए को कम करना भी इसका मकसद था। एनपीए एक बड़ी समस्या थी। तो इस प्लान में देखिए 7 चीजें इन्होंने ली। अपॉइंटमेंट यानी कि जो अधिकारी होंगे, जो प्रबंधक होंगे, वो ऊंचे दर्जे के जो प्रबंधक होंगे, वो ऐसे नहीं कि बैंकों के कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी बड़े मैनेजरियल स्किल रखने वाले व्यक्ति को बैंकों में उच्च प्रबंधक बनाया जा सकता था। इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में ये क्या करता था, जो बैंकों में से कुछ प्रमुख लोगों को लेकर के एक ब्यूरो बनाते थे और उसमें कुछ सरकार के भी लोग होते थे। तो बैंकों में क्या रिफॉर्म की जरूरत है, बैंकों की आवश्यकता क्या है, बैंकों की समस्या क्या है, इसके ऊपर ये एक ब्यूरो बन गया, एक संस्था बन गई और इन्होंने भी बैंकों को मजबूत करने का प्रयास किया। कैपिटलाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजीकरण, यानी बैंकों को, चूंकि सरकार ने बैंकों से बहुत सारा कर्ज ले रखा था अलग अलग जरूरतों के लिए, सोशल सेक्टर के लिए, तो बैंकों के पास जितना पूंजी होनी चाहिए वो कम पड़ गई। तो और साथ ही साथ ये भी कहा गया सरकार के द्वारा कि आप जो है जनता को, जो गरीब जनता है, रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको कर्ज दीजिए। सरकार के इंस्ट्रक्शन को वहां भी उनको फॉलो करना पड़ा, लेकिन रिटर्न तो उन सेक्टर से आ नहीं पाया ना, तो एनपीए बढ़ गया। अब सरकार के सामने आ गई कि बैंकों को मजबूत कैसे करें, तो कैपिटलाइजेशन। तो बहुत से बैंकों को उन्होंने कैपिटल दिया, पूंजी दी कि ये लीजिए आप पूंजी और अपनी मजबूती को बढ़ाइए, तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ये तीसरा स्टेप। डी स्ट्रेसिंग, यानी बैंकों को बहुत स्ट्रेस होता था हर एक सेक्टर में कर्ज देने के लिए, इंडस्ट्रीज को कर्ज दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को कर्ज दीजिए। तो ये जो स्ट्रेसिंग थी उसमें थोड़ी छूट दी कि भाई आप ये चेक करिए कि अगर आप लोन देते भी हैं तो आपको रिटर्न कितना मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा, तो उसको बोलते हैं डी स्ट्रेसिंग। तो उसको भी दिया गया, उसको भी छूट दी गई। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, आप सब जानते हैं भाई ऑटोनॉमी देंगे तभी तो ये सब हो पाएगा, तभी तो बैंक अपने हिसाब से रूल्स बना पाएंगे, नीतियों को क्रियान्वित कर पाएंगे और जो बाजार की स्थिति है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ऑटोनॉमी दी गई। एंड फ्रेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन साथ में अकाउंटेबल भी बनाया गया। भाई ये नहीं कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फॉरेन बैंक है तो आपकी समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। भाई आप समाज के हित में भी आपको काम करना है। अगर कहीं पर अगर रोड बनने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत है रूरल एरिया में, कहीं पर अगर पानी जो है ऐसा पानी की गंभीर समस्या और सरकार चाह रही कि भाई आप थोड़ा उसमें कैपिटल लगाएं, तो आप मना मत करिए, आप उसको सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, उसको भी पूरा कीजिए। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, और जो बैंकों को चलाने का जो तरीका है, जो उनका जो तरीका है, सरकार की जो निगरानी है, उन सब चीजों पर भी सरकार ने थोड़ी छूट दी और कहा कि आप जो है अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस और भी होते चले गए, है ना। क्या सरकार के दिमाग में आया कि जो इतने सारे बैंक है हमारे पास, 20 कम से कम हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, फिर प्राइवेट बैंक भी बहुत सारे आ गए, फॉरेन बैंक भी आ गए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के कारण अब हमें बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में जो बैंक हैं उनकी तुलना में हमारे बैंकों के पास कैपिटल कम है।
हमारे देश में बैंकों के पास कैपिटल कम है, तो हम क्या करें? तो सरकार ने एक योजना बनाई और उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास इतने बैंक हैं और कुछ बैंकों को मिला करके अगर हम मर्ज कर दें और एक बड़ा बैंक बना दें तो उनका कैपिटल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वैश्विक स्तर पर हम ये दिखा पाएंगे कि हमारे पास बैंकों का कैपिटल भी बड़ा है और उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने मर्जिंग की पॉलिसी लाई। अब मर्जिंग में सबसे पहले तो एसबीआई की मर्जिंग उन्होंने की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके जो सहयोगी बैंक थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और जो है इसके अलावा एक महिला बैंक भी खोला था, उसको भी स्टेट बैंक में मिला दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को पहले ही स्टेट बैंक में मिला दिया गया। तो इस तरह से सारे जो सब्सिडरी बैंक थे, जो हेल्पिंग बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो अलग अलग स्टेट बैंक अलग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा ये जो है रीजनल वाइज ये बैंक्स बनाए गए थे, इन सब को मिला के एक बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये एक बड़ा बैंक बन गया, बड़ा एसेट बन गया उसको। लेकिन ये जो कहानी है रिफॉर्म की यही नहीं रुकती है, और भी कुछ मर्जर के काम हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा 2017 में ये चेंजेज आए। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को मिला दिया, विजया बैंक और देना बैंक को मिला दिया। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया। ऐसा नहीं कि इसका विरोध नहीं हुआ, बैंकिंग सेक्टर की यूनियनों ने और भी जो लोग थे पब्लिक ने भी इस चीज का शुरुआती तौर पर विरोध किया। लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर को चूंकि एडवांटेज मिल पा रहा था, उनकी जो कैपिटल है वो बढ़ रहा था और बड़ा हो रहा था, साथ ही साथ सरकार कैपिटलाइजेशन भी कर रही थी। जैसे आपको बता दें कि ये जो है पीएनबी जब में जो मर्ज किया गया तो सरकार ने उसको लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल भी दिया कि भाई ठीक है, आप मर्ज भी हो रहे हो, थोड़ा बहुत एनपीए बहुत अगर आपका ज्यादा है तो ये 18 लाख करोड़ का उनका जो टोटल कारोबार था वो 18 लाख करोड़ का हो गया, यानी एक बड़ा कैपिटल हो गया उनका। और उसमें 16,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने दिए, यानी कैपिटल दिए। 18 लाख करोड़ का उनका कारोबार था और सरकार ने उसमें 16,000 करोड़ रुपए अलग से मिला दिए, तो उनका कैपिटल और बड़ा हो गया। फिर और ज्यादा चेंजेस आए, जैसे कैनरा बैंक है उसमें सिंडिकेट बैंक को मिला दिया, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिला दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मिला दिया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिला दिया। और इस तरह से बैंकिंग मर्जर की प्रक्रिया भी ये जो रिफॉर्म है उसके तहत ये चलती रही। तो यहां पर आपने ये देखा कि बैंकिंग सेक्टर की शुरुआती स्थिति क्या थी, किस तरीके से 1991 के बाद सीआरआर बहुत ज्यादा था, एसएलआर बहुत ज्यादा था, और साथ ही साथ बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। कम ब्याज दर पर जो है बैंकों को, सरकार को पैसा देना पड़ता था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये जो स्थिति थी ये अच्छी नहीं थी और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही बहुत ज्यादा प्रेशर में होते थे, है ना, बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक ही ज्यादातर होते थे। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण विदेशी बैंकों को भी भारत में आने का मौका मिला, जिसका हमने जिक्र किया। एचएसबीसी बैंक आपको बताया, सिटी बैंक बताया, है ना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बताया। ये सब जो नाम आपको मैंने बताए ये सब विदेशी बैंक हैं। प्राइवेट बैंक बहुत सारे आ गए, है ना, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक आपने कई जगहों पर देखा होगा, है ना, और भी आपने इंडसइंड बैंक आपने देखा होगा। ये सब प्राइवेट बैंक फिर बढ़ते चले गए, तो प्राइवेटाइजेशन का भी इंपैक्ट आ गया। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया बैंकिंग सेक्टर में, तो चेंजेस भी करने पड़े। तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, सीआरआर और एसएलआर को धीरे धीरे कम करते चले गए। पब्लिक सेक्टर जो है कंपटीशन में आने के लिए उन्होंने अपने आप में देखिए कितने सारे चेंजेस की, जो है कोर बैंकिंग सिस्टम, नेफ्ट, आरटीजीएस, और साथ ही साथ ये देखिए आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उससे भी बहुत से चेंजेस किए। सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, इन सब दरों को कम रखा।
बैंकों को मजबूत करने के लिए आपस में मर्ज भी करने की प्रक्रिया शुरू की गई और इस तरह से भारत में बैंकिंग रिफॉर्म की प्रोसेस जो है ये निरंतर जारी है और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि भारत के बैंक विश्व स्तर के बैंक बनकर उभरेंगे। जैसे जैसे एनपीए की प्रॉब्लम कम होती जाएगी, बैंकों की स्थिति और मजबूत होती जाएगी और बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के एक मजबूत आधार बन जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।